नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। प्राचीन भारत की लेक्चर सीरीज में लेक्चर नंबर 39 के साथ पिछले लेक्चर नंबर 38 में हमने बात करी थी ईरानियों का भारत पर आक्रमण और उसका प्रभाव। अब हम बात करना है यूनानी आक्रमण एवं उसके भारत पर प्रभाव। यूनानी आक्रमण एवं उसके भारत पर प्रभाव देखते हैं दोस्तों। सिकंदर का आक्रमण की बात है, ठीक है। तो भारत में यूनानी आक्रमण सिकंदर के नेतृत्व में शुरू हुआ। भारत में यूनानी आक्रमण जो है वो सिकंदर के नेतृत्व में शुरू हुआ और यूनान या ग्रीक का हिस्सा था मैसिडोनिया। यूनान या ग्रीक का हिस्सा था मैसिडोनिया और मैसिडोनिया को ही बोलते हैं मकदूनिया। तो मकदूनिया का शासक था फिलिप II, है ना दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए, अपने दोस्तों को भी आगे बढ़ाइए। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया। तो यूनान का हिस्सा था मैसिडोनिया या मकदूनिया और मकदूनिया का शासक था फिलिप II। फिलिप II कहां का शासक था? मकदूनिया का शासक था, ठीक है दोस्तों। अब ये जो फिलिप है, फिलिप II और उसकी पत्नी ओलंपिया। फिलिप II की शादी होती है, सिकंदर का पिता है फिलिप II और ओलंपिया उसकी मां है। इन दोनों की शादी के फलस्वरूप अलेक्जेंडर III, सिकंदर का नाम मूलतः नाम क्या है? सिकंदर III, अलेक्जेंडर III। तो अलेक्जेंडर III का जन्म होता है 356 BC, पेलो मेबेनस में जन्म होता है। कई किताबों में सिर्फ पेलो बस लिखा है, तो ध्यान दीजिएगा, चाहे पेलो हो चाहे पेलो मेबेनस हो। 356 में 56 इंच के सीने का अर्थात सिकंदर का जन्म होता है। 356 याद रहेगा, 56 इंच के सीने अर्थात सिकंदर का जन्म होता है। तो अलेक्जेंडर III का जन्म होता है। और जब ये अलेक्जेंडर III ईरान के शासक दारा III, अपन ने पढ़ा था ईरान में पहला शासक था दारा I का आक्रमण हुआ था भारत में। अब दारा I के जो हैं वो आगे की पीढ़ी आ गई है यहां पे। तो ईरान का शासक दारा III को 331 BC में अराबेला या गोगाईबेला युद्ध में हराता है, तब सिकंदर महान की उपाधि धारण करता है। अलेक्जेंडर III जो है वो ईरान के शासक दारा III को 331 BC में अराबेला या गोगाईबेला के युद्ध में हराता है। ये जगह ध्यान रखिएगा, अराबेला या गोगाईबेला के युद्ध में हराता है और सिकंदर महान की उपाधि धारण करता है, ठीक है दोस्तों। अब सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। आपको मैं गुरु शिष्यों का एक कोड बता रहा हूं, स्पाज्म मतलब सिकंदर है ना, सॉरी सुकरात का शिष्य प्लेटो का शिष्य अरस्तु और अरस्तु का शिष्य सिकंदर महान। स्पाज्म इंग्लिश का एक लेटर होता है स्पाज्म, झटके से पेट का अंदर जाना और उल्टी होना, वो कहलाता है स्पाज्म। इंग्लिश का शब्द है स्पाज्म। यहां स्पाज्म का मतलब क्या है? S स्टैंड फॉर सुकरात का शिष्य प्लेटो का शिष्य अरस्तु का शिष्य सिकंदर महान। तो यही है कि सिकंदर का गुरु जो था वो अरस्तु था। अब अपने पिता फिलिप की इच्छा को पूरा करने के लिए सिकंदर अपने पिता फिलिप की इच्छा को पूरा करने के लिए विश्व विजय पर निकलता है सिकंदर। और 356 BC में सिकंदर का जन्म है। 336 BC में वो शासक बन जाता है मकदूनिया का। 20 वर्ष की उम्र में 336 BC में शासक बन जाता है। फिर 326 BC में भारत पर आक्रमण करता है और 323 में जब वो भारत से लौटता है तो बेबीलोन के निकट टाइफाइड से उसकी मृत्यु हो जाती है। यह सिकंदर का जीवन का टाइमलाइन है। 356 में जन्म होता है, 336 में मकदूनिया का शासक बनता है और 331 में जो है दारा III को हराता है और 331 से लेकर 326 के बीच स्थानीय शक्तियों को हराता है। वो वहीं की मकदूनिया और आसपास की स्थानीय शक्तियों को हराता है 331 से लेकर 326 के बीच। और 326 में भारत पर आक्रमण करता है और 323 में जब वो भारत से लौटता है सेना सहित तो बेबीलोन में टाइफाइड से उसकी मृत्यु हो जाती है। सिकंदर ने सबसे पहले तुर्की, सीरिया और मिस्र से आक्रमण करते हुए, है ना, नीचे की तरफ तुर्की, सीरिया और मिस्र नीचे की तरफ आक्रमण करते हुए फिर ऊपर आया, ईरान, अफगानिस्तान तक जीतता है वो। सबसे पहले शुरुआत कहां से है दोस्तों सिकंदर की विश्व विजय की? तो तुर्की से। तो सिकंदर सबसे पहले तुर्की जीतता है, फिर वहां से बगल से सीरिया से फिर नीचे मिस्र से फिर ईरान और अफगानिस्तान की तरफ आता है। यदि आप मैप से टैली करना चाहें तो मैप से भी टैली कर सकते हैं, ठीक है। अब तुर्की को एशिया माइनर भी बोलते हैं दोस्तों। तो तुर्की या एशिया माइनर जो है ये फारस साम्राज्य के अंतर्गत था।
फारस साम्राज्य का शासक कौन था? दारा थर्ड। तो दारा थर्ड शासक था और ये मैं बता चुका हूं कि 331 में दारा थर्ड को हराया और 326 बीसी में सिकंदर भारत की सीमा पर पहुंच जाता है, अर्थात सिंधु नदी के किनारे पहुंच जाता है। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया कि 331 में दारा को हराने के बाद और 331 से 326 के बीच जो सिकंदर है वहां की स्थानीय शक्तियों को, अपने आसपास की स्थानीय शक्तियों को हराते चलता है और भारत की तरफ 326 में बढ़ के भारत की सीमा अर्थात सिंधु नदी की सीमा पर पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, अब भारत में सिंधु नदी के किनारे ये आ गया, ये बनाए हैं मैंने 5 नदियां, ये सिंधु, ये जेफ और झेलम। झेलम जो है वो जम्मू कश्मीर की सीमा के अक्रॉस बहती है। कौन सी नदी है? वो जम्मू कश्मीर के सीमा के साथ बहती है, झेलम। तो झेलम, झेलम के बाद सी फॉर चेनाब, आर फॉर रावी, है ना, आप इलाज करके देखिएगा दोस्तों, आर फॉर रावी, और काले से बनाया है मैंने व्यास, क्योंकि व्यास जो है वो पंजाब के कपूरथला में ही मिल जाती है सतलज से, तो व्यास, और फिर लास्ट में है सतलज। इसका कोड भी बताऊंगा मैं ज्योग्राफी में आपको। झेल चना रवि सतुआ खाए, सिंध सभी को बहा ले जाए। झेल चना रवि सतुआ खाए, सिंध सभी को बहा ले जाए, ये मैं कोड बताऊंगा। ठीक है, तो अब जब वो सिंधु नदी के किनारे पर यहां पर आ जाता है तो सिंधु और झेलम इसके बीच एक शासन होता है। सिंधु और झेलम के बीच का शासक जो है, यहां सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच का जो साम्राज्य होता है उसका शासक होता है आम्बी। अगर आपने सीरियल्स देखे और टीवी पे आते हैं तो आम्बी आपने सुना होगा, तो आम्बी था। सिकंदर से इसका सामना सबसे पहले होता है। भारत में सिकंदर का सामना सबसे पहले किससे होता है? तो सिंधु और झेलम के बीच स्थित साम्राज्य आम्बी के होता है। आम्बी अपने मित्र शशिगुप्त सहित, आम्बी का मित्र शशिगुप्त होता है, तो शशिगुप्त सहित सिकंदर के सामने आप आत्मसमर्पण कर देता है। उद्देश्य यह रहता है कि एक तो सिकंदर से बच जाता है और दूसरा आम्बी के नीचे की तरफ उसका मुख्य शत्रु रहता है पोरस, जो झेलम और चेनाब, अगली 2 नदियों के बीच जो है वो पोरस का साम्राज्य है, झेलम और चेनाब के बीच में। तो झेलम और चेनाब के बीच में अपने स्थित दक्षिण पड़ोसी शत्रु जो पोरस है, उस पोरस को वो हराना चाहता है। कौन? आम्बी। तो वो सिकंदर के साथ मिल जाता है, सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। ठीक है, तो अब आपको याद रखने का मुद्दा क्या है? सबसे पहले सिंधु और झेलम के बीच कौन है? आम्बी। तो सिंधु और झेलम के बीच बी, तो सिजबी। एक बैंक है सिडबी, सिडबी के तर्ज पे मैंने ये टेका बनाया है, सिजबी, सी झा बी, सी फॉर सिंधु, झा फॉर झेलम, बी मतलब आम्बी। तो सिंधु और झेलम के बीच किसका शासन था? आम्बी का, सिजबी, सिजबी। ठीक है, अब सिकंदर जो है इससे निपट लिया आम्बी से। अब सिकंदर और आगे बढ़ता है और फिर झेलम के तट पे पहुंच जाता है, दूसरे नंबर की नदी झेलम के तट पर पहुंच जाता है। तो अब सिकंदर झेलम के उत्तरी तट पर पहुंच जाता है और यहां झेलम और चेनाब के बीच कौन सा शासक बैठा है? पोरस। अत्यधिक बलशाली, अत्यधिक वीर शासक पोरस बैठा है। झेलम बोले, चाहे झेलम का पुराना नाम वितस्ता बोले, चाहे यूनानी ग्रंथों में झेलम को कहा गया है हाइडे स्पीच, हाइडे स्पीच। ठीक है, तो झेलम, वितस्ता या हाइडे स्पीच के किनारे सिकंदर प्लस आम्बी प्लस शशिगुप्त, ये तीनों एक ही तरफ है। तो सिकंदर प्लस आम्बी प्लस शशिगुप्त वर्सेस पोरस। पोरस किस वंश का है? पौरव वंश का है। तो एक तरफ कौन है? सिकंदर, आम्बी और शशिगुप्त, और दूसरी तरफ कौन है? पोरस। इन दोनों का युद्ध होता है 326 बीसी में, जिसको बोलते हैं आप हाइडे स्पीच का युद्ध, झेलम का युद्ध, हाइडे स्पीच। झेलम का यूनानी में नाम क्या है? हाइडे स्पीच। तो हाइडे स्पीच का युद्ध होता है, यहां पे सिकंदर की जीत हो जाती है, सिकंदर की जीत हो जाती है। अब पोरस को युद्ध बंदी बनाकर सिकंदर के सामने पेश किया जाता है और सिकंदर पूछता है पोरस से कि बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए, छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए? तो पोरस बहुत वीर होता है, तो पोरस बोलता है वही किया जाए जो एक युद्ध बंदी के साथ किया जाता है, अर्थात मौत के घाट उतार दिया जाए। तो पोरस की इस वीरता भरी बात को सुनकर सिकंदर पिघल जाता है और पोरस को उसका पूरा साम्राज्य ससम्मान वापस दे देता है। तो पोरस की वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर उसे साम्राज्य वापस कर देता है और भारत की तरफ अब आगे बढ़ेगा वो, पोरस को पार करके आगे। अब अगली 2 नदियां कौन है? सिंधु हो गई, झेलम हो गई, चेनाब हो गई। अब है चेनाब और रावी। चेनाब, सी और आर लिखा हुआ मैंने, चेनाब और रावी। तो आगे चेनाब और रावी के बीच बहुत सारे गणराज्य होते हैं, छोटे छोटे गणराज्य होते हैं।
तो चेनाब और राबी के बीच बहुत सारे गणराज्य थे, जैसे शिवी गणराज्य, मालव गणराज्य, शूद्रक, अगसलोई, अश्वक और पाटन। ये छोटे छोटे साम्राज्य होते हैं। इन सबको चाणक्य जो बोलता है कि एक हो जाओ, सिकंदर आ रहा है, तुम सब एक हो जाओ। घनंद से भी बोलता है कि तुम भी सबको एक कर लो, लेकिन ये सिकंदर की बात, चाणक्य की बात नहीं मानते हैं और सिकंदर एक एक करके इनको हराता चला जाता है। जैसे मालव गणराज्य से मालव गणराज्य से युद्ध में सिकंदर घायल हो जाता है, तो फिर उसे गुस्सा आता है और वह वहां मालव गणराज्य की महिलाओं और बच्चों तक का नरसंहार कराता है, जबकि युद्ध में यह चीज प्रतिबंधित होती है। युद्ध में जो युद्ध करने आया है उसी को मार सकते हैं, सिविलियंस को नहीं मार सकते। तो मालव गणराज्य में चूंकि सिकंदर स्वयं घायल हो जाता है, तो गुस्से में आकर वो मालव गणराज्य की महिलाओं और बच्चों तक का नरसंहार कराता है। या ध्यान रखेंगे, मालव मतलब मां और बा मतलब बच्चा, तो मां और बच्चों का नरसंहार किस गणराज्य में कराता है? मालव में। याद करना जरूरी है दोस्तों, समझने के साथ साथ। तो मां और बच्चों दोनों का नरसंहार कराता है सिकंदर, मालव में। अश्वक गणराज्य मिलता है फिर। अश्वक गणराज्य की राजधानी थी मत्सग। अश्वक गणराज्य की राजधानी क्या है? मत्सग। और यहां के पुरुषों के हार जाने के बाद महिलाएं भी सिकंदर के खिलाफ लड़ती हैं। जब अश्वक गणराज्य के पुरुष हार जाते हैं तो महिलाएं जो है वो सिकंदर के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगसलोई। अगसलोई गणराज्य की महिलाएं जौहर जैसा कुछ करती हैं, है ना, बहुत स्पष्ट नहीं लिखा है बुक में। अगसलोई साम्राज्य की महिलाएं जो हैं वो क्या करती हैं? जौहर जैसा करती हैं। ठीक है, तो जहरलोई, जो जौहर लोई, इस तरीके से याद करिएगा। पाटन, नेक्स्ट है पाटन गणराज्य। पाटन गणराज्य की विजय जो है वो सिकंदर का भारत में अंतिम विजय अभियान था दोस्तों। ठीक है, पाटन विजय सिकंदर का भारत में अंतिम विजय अभियान था। पाटन जो है वो व्यास नदी के तट पे है। ये जो काले रंग से मैंने दिखाई है व्यास नदी, सतलज से ही मिल जाती है भारत में, सतलज से ही मिल जाती है भारत में। तो व्यास नदी के इस उत्तरी तट पर कौन सा साम्राज्य है? पाटन। और पाटन को जीत लेता है। व्यास के उत्तरी तट पर सिकंदर की सेना पाटन को जीत के खड़ी रहती है। अब व्यास को पार करना, पाटन जो है व्यास नदी के तट पर, और व्यास नदी के नीचे की तरफ अब पूरा नंद साम्राज्य फैला है। भारत का सबसे तत्कालीन सबसे बड़ा साम्राज्य नंद साम्राज्य फैला है। तो व्यास के उस पार नंद साम्राज्य था। अब सिकंदर बोलता है कि सैनिकों तैयार हो जाओ, नंद वंश पे आक्रमण यदि कर लेंगे अपन और जीत लेंगे तो सारा भारत अपने कब्जे में आ जाएगा। ठीक है, तो सिकंदर के सैनिक तब तक थक चुके होते हैं, थक हार चुके होते हैं। उनको अपने बच्चों की, घर को छोड़े बहुत समय हो गया है, 4-5 साल हो गए हैं, 2-3 साल हो गए हैं। घर की याद सताने लगती है, महामारी से पीड़ित हैं, घायल हैं सैनिक, जख्म लगे हुए हैं उनको। और चाणक्य क्या करते हैं दोस्तों? चाणक्य जो उसका बेस कैंप होता है, जहां पे उसका काफिला रुकता है, शाम को खाना वाना बनता है, उस काफिले के पास, उस बेस कैंप में बड़े बड़े चूहे छोड़वा देते हैं चाणक्य, ताकि सिकंदर की सेना को अनाज की कमी हो जाए। ये देखिए आप, कूटनीतिज्ञता देखिए चाणक्य जी की। तो चाणक्य बड़े बड़े चूहे छोड़वा देते हैं सिकंदर के कैंप में, तो अनाज की कमी हो जाती है, सैनिक परेशान रहते हैं। अल्टीमेटली सैनिक हाथ खड़े कर देते हैं और सिकंदर से बोलते हैं हम व्यास को पार नहीं करेंगे। सिकंदर को सैनिकों के सामने झुकना पड़ता है और सिकंदर अपनी सेना सहित बेबीलोन की तरफ और अपने यूनान की तरफ, मैसिडोनिया की तरफ वापस होने लगता है। ठीक है, तो सिकंदर लौटना शुरू करने लगता है। सिकंदर लौटता है, 2 सेनाएं टूट जाती हैं, एक स्थल भाग से आधी सेना जाती है, आधी सेना जल भाग से जाती है। इस तरीके से आधी सेना जो है वो यहां से जल भाग पकड़ लेती है और आधी सेना जो है स्थल में अंदर अंदर चली जाती है, ऐसे सीधे, और एक ये जल भाग से। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से चलता रहता है। इसमें दोस्तों एक चीज और बताना था कि झेलम और चेनाब के बीच का शासक पोरस है। तो इसको कैसे याद करना है? झेल चना, झेल के चना। अगर बहुत ज्यादा चने खाएंगे आप, बहुत ज्यादा चने झेल जाएंगे आप, खा जाएंगे, तो क्या हो जाएगा आपको, है ना, पौ लग जाएगी, है ना। थोड़ा फनी है, बहुत झेल जाएंगे यदि चना तो आपको क्या लग जाएगी? पोटी लग जाएगी, पो। तो झेल जाएंगे चना तो पो। तो झेलम और चेनाब के बीच कौन है? पोरस। तो झेल चना, झेलेंगे चना तो लगेगी पो, पो मतलब पोरस। ठीक है, तो याद रखिए। सिकंदर जैसे ही भारत से वापस होना शुरू होता है तो सेना 2 भागों में चलती है, एक स्थल भाग, एक थल भाग। तो सिकंदर भारत में कुल 19 महीने रुकता है। सिकंदर भारत में लगभग 1.5 साल 1 महीने, 19 महीने रुकता है।
सिंधु नदी के किनारे किनारे चलता हुआ वापस सिंधु के मुहाने तक पहुंच जाता है, अर्थात पाकिस्तान में जहां अरब सागर में सिंधु नदी गिरती है, सिंधु के मुहाने तक पहुंच जाता है। और वहां से मुहाने के पास से सेना दो भागों में बट जाती है। एक सेना स्थल भाग से जाती है, ईरान तरफ से होते हुए स्थल भाग से जाती है, किसके नेतृत्व में? क्रेटेरस। और दूसरी सेना अरब सागर के बिल्कुल किनारे किनारे जल भाग से जाती है, निरियाकस के नेतृत्व में। तो कैसे याद रखेंगे? जल सेना निर्यात जो होता है वो जहाजों से होता है दोस्तों, जल से होता है, समुद्र से, तो निर्यात होता है जल से, तो निरियाकस जल सेना का सेनापति है। और क्रेटेरस क्रेटा कंक्रीट, क्रेटा कहां चलती है? स्थल पे चलती है ना, क्रेटा गाड़ी, या क्रेटेरस या कंक्रीट स्थल भाग पे। सिकंदर जो होता है वो स्थल वाली सेना के साथ होता है, सिकंदर जो होता है वो स्थल वाली सेना के साथ होता है। और 323 बीसी में टाइफाइड के कारण बेबीलोन में, इराक का एक शहर बेबीलोन में 323 बीसी में उसकी मृत्यु हो जाती है। और सिकंदर के ताबूत में सिकंदर का यह वसीयतनामा में आदेश रहता है कि मेरे हाथों की दोनों मुट्ठियों को खुला रखा जाए, ताकि संसार ये देखे कि अपने साथ व्यक्ति कुछ भी नहीं ले जा सकता, संसार से कुछ भी नहीं ले जा सकता, मैंने अपना जीवन व्यर्थ में विश्व विजय में गंवा दिया। तो ये संदेश देने के लिए ताबूत में दोनों मुट्ठियां उसकी खुली रखी जाती हैं। और जब सिकंदर भारत आता है तो उसके साथ 3 लोग आते हैं, निरियाकस, अरिस्टोबुलस और ओनेसिक्रिटस। ये याद रखिए, किसी एग्जाम में आया हुआ है। निरियाकस तो मैं बता चुका हूं, जल सेनापति भी था, तो निरियाकस, अरिस्टोबुलस और ओनेसिक्रिटस भी आते हैं। अब लास्ट टॉपिक है आज का, सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव। तो विंसेंट स्मिथ एक इतिहासकार है, विंसेंट स्मिथ। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले वाले पेज का ले चुके हैं इसका। तो विंसेंट स्मिथ के अनुसार सिकंदर आंधी की तरह आया और चला गया। सिकंदर भारत में आंधी की तरह आया और चला गया, अर्थात भारत पर सिकंदर का कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ पाया। ठीक है, सिकंदर मरने के पहले अपनी वसीयत लिख के गया था, और अपनी वसीयत में उसने भारत में जो क्षेत्र जीते थे उनका बंटवारा करके गया था, है ना। काफी दूरदर्शिता से काम करते थे ये लोग। तो अब मरने से पहले अपनी वसीयत लिख के गया था, और उस वसीयत में भारत में जीते क्षेत्रों का बंटवारा करके गया था। बंटवारा कैसा था? सिंधु नदी के उत्तर पश्चिम वाला इलाका था, जो आज पाकिस्तान है वो वाला। तो सिंधु नदी के उत्तर पश्चिम का पूरा हिस्सा जो है वो फिलिप को, पाकिस्तान अफगानिस्तान तरफ का पूरा भाग जो है वो फिलिप अपने पापा को सौंप के गया था, फिलिप। फिर सिंधु नदी के थोड़ा सा दक्षिण का हिस्सा जो है वो पिथौन को सौंप के गया था। सिंधु नदी के थोड़ा सा दक्षिण की तरफ का हिस्सा पिथौन को सौंप के गया था। और पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं, सिजबी, सिंधु और झेलम के बीच तब भी शासक कौन था जब सिकंदर ने आक्रमण किया था? आम्बी। तो अभी भी सिंधु और झेलम के बीच का हिस्सा किसको सौंप के जाता है? वो आम्बी को। और ध्यान दीजिए दोस्तों, झेलम और चेनाब, झेलो चना तो पौ लगेगी, पौटी लगेगी, ये मैंने पिछले उसमें बताया था, याद करने के लिए दोस्तों सिर्फ। तो झेलो चना, झेलम और चेनाब के बीच पोरस था। अभी देखो पोरस को कितना ज्यादा देके जा रहा है, ये झेलम और व्यास के बीच का जा रहा है, चेनाब से नीचे रावी, रावी से नीचे व्यास, व्यास से नीचे सतलज। तो झेलम से पूरा व्यास तक का इलाका पोरस को देके जा रहा है, अर्थात सबसे बड़ा भाग पोरस को ही मिलता है वसीयत में। सबसे बड़ा भाग किसको मिल रहा है? पोरस को। कश्मीर का कुछ हिस्सा जो है वो अभिसार नामक एक राजा को मिलता है, तो कश्मीर का हिस्सा अभिसार को मिलता है। अब सिकंदर के पिताजी जो हैं फिलिप की मृत्यु भी सिकंदर के आसपास, सिकंदर की मृत्यु के कुछ समय बाद ही हो जाती है, जिसके कारण फिलिप का जो इलाका था उत्तर पश्चिम का, उसका फिर से बंटवारा होता है। तो उसका फिर से बंटवारा होता है और 321 बीसी में, सिकंदर के मरने के 2 साल बाद 321 बीसी में ट्रिपेंडिस की संधि होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 321 में किसकी संधि होती है? ट्रिपेंडस की संधि। किसके बंटवारे के लिए होती है? उत्तर पश्चिम इलाका, भारत के उत्तर पश्चिम का, भारत के बाहर का इलाका, जो किसके अंडर में था? फिलिप के अंडर में था। तो ट्रिपेंडस की संधि होती है। अब और प्रभाव देखते हैं। 331 बीसी में जब सिकंदर भारत आ रहा था तो पर्सिपोरस नामक शहर को उसने जलाया था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों कि पर्सिपोरस बेहिस्तून है ना, और एक और अभिलेख
कहाँ पे मैंने पढ़ाया था, किस आक्रमण से रिलेटेड है, पर्सिपोरस, बेहिस्तून और एक और अभिलेख था, उसका कोड भी बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो सिकंदर भारत आते समय 331 बीसी में पर्सिपोरस नामक शहर जला देता है। ईरान में था पर्सिपोरस शहर, ठीक है। नए व्यापारिक मार्गों की खोज भी होती है। ऑब्वियसली सिकंदर कई रस्तों से भारत होता हुआ आया, तो उससे भारत को नए व्यापारिक मार्गों की खोज करने में मदद मिली। नेक्स्ट है क्रमागत इतिहास लिखने की शुरुआत सिकंदर के समय से ही मानी जाती है। क्रमागत जो टाइमलाइन के हिसाब से इतिहास लिखने की शुरुआत जो है वो सिकंदर के समय से ही मानी जाती है। मैंने यहाँ पे टाइमलाइन बताई थी, 356 है ना, फिर 336 में वो शासक बनता है, 331 में स्थानीय लोगों को हराता है, 326 में भारत आ जाता है, 323 में बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो क्रमागत इतिहास लिखने की शुरुआत किसके समय से होती है? सिकंदर के समय से ही मानी जाती है। मूर्तिकला की गांधार शैली, मूर्तिकला की दो शैलियां हैं, मथुरा शैली और गांधार शैली। तो मूर्तिकला की गांधार शैली जो होती है, गांधार मतलब अफगानिस्तान का भाग, तो मूर्तिकला की गांधार शैली जिसको बोलते हैं हेलेनिस्टिक आर्ट, जिसको क्या बोलते हैं? हेलेनिस्टिक आर्ट। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि ग्रीस की जो एजेंसी है, ग्रीस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम हेलिना है। ग्रीस की है ना, ग्रीस मतलब यूनान, ग्रीस, मकदूनिया, वो सब इलाका एक था उस समय। तो ग्रीस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम हेलिना है, तो वहीं से बना है हेलेनिस्टिक आर्ट। तो मूर्तिकला की गांधार शैली, हेलेनिस्टिक आर्ट की शुरुआत जो है सिकंदर के काल से हुई है। यह यूनानियों का ही प्रभाव था भारत में कि बुद्ध को कई रूपों में दिखाया गया है, कभी झीने कपड़े के रूप में, कभी मोटे कपड़े के रूप में, कभी उनका शरीर सौष्ठव दिखता है, कभी दाढ़ी मूछ दिखती है ना, कभी वो योगी की मुद्रा में होते हैं, इस तरीके से। तो ये यूनानियों का ही प्रभाव था कि बुद्ध को कई रूपों में दिखाया गया है। नेक्स्ट, नगरीकरण को बढ़ावा मिला। सिकंदर के आक्रमण के कारण भारत में नगरीकरण को बढ़ावा मिला, नगरों की बसाहट हुई। जैसे पोरस को हराने के बाद सिकंदर ने झेलम के किनारे निकैया नामक नगर, निकैया का मतलब होता है यूनानी भाषा में विजयनगर, विजय का नगर। किसको हराने के बाद? पोरस को हराने के बाद झेलम के किनारे निकैया नामक शहर विजयनगर बसाया। घोड़ा था सिकंदर का बहुकेफला, घोड़े का नाम पूछा गया है बहुकेफला। तो सिकंदर ने अपने घोड़े बहुकेफला के नाम पर बुफेकॉल नामक नगर बसाया, बुफेकॉल नामक नगर बसाया। सिंधु नदी के किनारे सिकंदरिया नगर भी बसाया। सिंधु नदी के किनारे कौन सा नगर? सिकंदरिया नगर। और मिस्र में नील नदी के किनारे उसने शहर बसाया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंड्रिया। उस समय यह शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था दोस्तों, एग्जाम में आया हुआ है, सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र हुआ करता था अलेक्जेंड्रिया। तो अलेक्जेंड्रिया नामक शहर जो है इजिप्ट में, मिस्र या इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया जो बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र था, वो किसने बसाया था? सिकंदर ने बसाया था। तो ये सब सिकंदर के प्रभाव हैं। फिर नेक्स्ट, यूनानियों के उलूख शैली के सिक्कों की शुरुआत भारत में भी हुई है, उत्तर पश्चिम के इलाके में। यूनानियों के उलूख शैली के सिक्के, तो उलूख शैली के सिक्के किसके हैं? यूनान के हैं। तो यूनानियों के उलूख शैली के सिक्कों की शुरुआत भारत के भी उत्तर पश्चिम में हुई। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप होरोस्कोप देखते हैं, जो आप राशिफल देखते हैं, जो आप ज्योतिष फल देखते हैं, तो ज्योतिष में होरा चक्र, होरोस्कोप या हेरा चक्र की शुरुआत यूनानियों की ही देन है। होरोस्कोप या होरा चक्र या हेरा चक्र जो है यूनानियों की ही देन है ज्योतिष में ये। और सप्ताह में 7 दिन जो आज अपन देखते हैं वो भी यूनानियों की ही देन है। सप्ताह में सोमवार, मंगलवार से लेके और रविवार, ये यूनानियों की ही देन है। तो इस तरीके से यहां पे आके आज समाप्त होता है दोस्तों यूनानी अर्थात सिकंदर का आक्रमण एवं उसके भारत में प्रभाव। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हुआ है, लेकिन मैं इसको 2 पार्ट में नहीं बांटना चाहता था। 20, 22, 25 मिनट का लेक्चर कोई बड़ा नहीं होता है, सामान्यतः लेक्चर अपने 14-15 मिनट के रहते ही हैं। इसको अच्छे से पढ़िए, जहां कमेंट मांगता हूं वहां कमेंट करिए, लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। अपना स्नेह बनाए रखिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।